Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. पेपर 1 में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के अगर अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमेशा की तरह आज भी इस सेशन में मैं आपके लिए आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ ताकि आसानी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। स्टूडेंट्स पेपर वन की तैयारी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एग्जाम के लेवल के हिसाब से और अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। एंड इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच कमिंग मंडे से स्टार्ट होगा। इस बैच की सबसे खास बात ये है कि ये रोज आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही आपकी रिविजन के लिए हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर हर क्लास के साथ आपको पीडीएफ मिलती है, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का समय भी आप बहुत ज़्यादा बचा सकते हो। ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ जिन पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही फ्री वीडियोज़ और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। यहाँ पर आप देखोगे कंटेंट पर जाते हैं, आपके सामने बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सेपरेट कोर्सेज हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाते हैं। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं ताकि आप किसी भी यूनिट को कभी भी रिवाइज कर सकें, किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी आपको ऐप में जरूर मिल जाएंगी। तो ये ऐसा कोर्स है जो कि डेफिनेटली आपको पेपर वन में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में मदद कर सकता है। इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इज बेस्ड ऑन, यानी कि भारत की आपदा प्रबंधन योजना किस चीज पर आधारित है? ऑप्शंस है सिंदाई फ्रेमवर्क, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समिट या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर हम इसको डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो फ्रेमवर्क बनाया गया है उसका नाम है सिंदाई फ्रेमवर्क। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सिंदाई फ्रेमवर्क का बेसिकली जो टारगेट पीरियड है वो 2015 से लेकर के 2030 के बीच में है। मतलब ये कि 2015 में इसको शुरू किया गया था एंड इसके जितने भी टारगेट्स हैं वो मिनिमम 2030 तक इनको पूरे करने हैं। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो कि आपका मार्च 2015 में लागू किया गया था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सिंदाई जापान के अंदर, जिसकी वजह से इसका नाम सिंदाई फ्रेमवर्क रखा गया है। ओके, एंड इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी है जिसको 2016 से चालू कर दिया गया था। स्टेटमेंट 1 बोलती है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दैट इज एमडीजी हैड अ टोटल ऑफ 31 टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2015। यानी कि हमने जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के बारे में पढ़ा था, इसमें बोला गया है कि टोटल 31 लक्ष्य थे। ओके, ये वाली स्टेटमेंट 1 हमारे पास बिल्कुल गलत दी गई है। क्यों? क्योंकि एमडीजी में 31 टारगेट्स नहीं है, एमडीजी में टोटल हमारे पास 21 टारगेट्स होते हैं एंड इनको 2015 तक अचीव करना था। अब एक चीज ध्यान रखिए कि टोटल नंबर ऑफ गोल्स और टोटल नंबर ऑफ टारगेट्स में डिफरेंस होता है। 21 टारगेट है और गोल्स कितने हैं एमडीजी में? सो एमडीजी में हमारे पास 8 गोल्स है और एसडीजी में टोटल 17 गोल्स है। तो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है बट फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो ये रहा आपका सही आंसर। Which of the following pollutant is considered as surrogate for eye irritation? आंखों की जलन के लिए सरोगेट कौन से प्रदूषक को माना गया है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ओजोन। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ओजोन। सो आई इरिटेशन से रिलेटेड हमेशा ओजोन ही आप लोगों ने याद रखना है। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी वॉज वन ऑफ द गोल्स ऑफ, ओके, बाल मृत्यु दर हम लोगों ने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा है। बाल मृत्यु दर जो है वो निम्नलिखित में से किसका गोल है? एसडीजी, एमडीजी, एसडीजी और एमडीजी दोनों, या फिर ना तो एसडीजी ना फिर एमडीजी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोलर एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? सो कई बार सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके हमारे एनवायरमेंट में हाइड्रोजन जनरेट हो जाती है, तो ऐसी हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस है ग्रे हाइड्रोजन,
ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन या फिर टर्क्योइज हाइड्रोजन। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, आप लोगों ने रीन्यूएबल एनर्जी का नाम तो सुना होगा। रीन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो ये जितने भी सोर्सेज होते हैं, ये जब भी हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं, ये हमेशा प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को। एंड अगर हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट डेटा या प्रीवियस एनालिसिस की बात करें, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा क्लीन और सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स माना गया है। ओके, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है एंड बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल भी, यानी कि हमारी पृथ्वी के लिए सुरक्षित भी इसको माना जाता है, इसीलिए इसका नाम भी दिया है ग्रीन हाइड्रोजन। एटमॉस्फेरिक हेज इज मेनली कॉज्ड बाय व्हाट? सो एटमॉस्फेरिक हेज यानी कि वायुमंडलीय धुंध, बहुत बार आपके आसपास धुंध होती है सुबह के समय या बरसात के सीजन में, ये किस वजह से होती है पूछा गया है। अल्ट्रा फाइन साइज पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि बहुत छोटे छोटे साइज के कण होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ओजोन की वजह से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये ड्राई एयर के साथ बेसिकली इसको कंसिडर किया जाता है एंड इसमें बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते एंड ये थोड़ा-सा लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट्स इज व्हाट? यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट क्या कहते हैं? डिक्रीज दी ओजोन लेवल इन वाटर, ये पानी में ओजोन का लेवल कम कर देते हैं। इंक्रीज कर देते हैं, सॉरी ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर कहा है कि डिक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर कहा है कि इंक्रीज कर देते हैं पानी में ऑक्सीजन का लेवल। डू नॉट चेंज द ऑक्सीजन लेवल इन वाटर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो देखो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल चेंज नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके साथ ही इंक्रीज टेम्परेचर का इससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है? ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें टेम्परेचर का कोई भी रोल नहीं होता। इसमें सिर्फ वाटर लेवल की बात होती है, वाटर में ऑक्सीजन लेवल की बात होती है जो कि हमेशा डिक्रीज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। हाउ मेनी नेशनल मिशंस आर देयर इन द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज? एनएपी के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। इसमें कहा है कि कितने नेशनल मिशंस हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। इसमें है टोटल 8 मिशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। Next is the substance that slows down the neutrons to have controlled chain reaction during nuclear energy production is called what? तो वो कौन सा पदार्थ है जो कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर कंट्रोलर, इनहिबिटर, मॉडरेटर या फिर रिड्यूसर। क्वेश्चन में पता चल रहा है जो रिड्यूस कर देता है, जो स्लो डाउन कर देता है, तो करेक्ट आंसर होगा रिड्यूसर। नेक्स्ट इज इन हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लोजर ऑफ यूवी रेडिएशंस, Montreal Protocol contributes also in attainment of the following sustainable development goals. आपको पता है कि sustainable development goals बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि एसडीजी से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कहा है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेज क्या होती है? ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। सूर्य से कुछ ऐसी किरणें आती हैं जो कि पृथ्वी में हम इंसानों को, जीव जंतु, पेड़ पौधों सबको नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके लिए एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, जो हमें हमारे तक ये नुकसानदायी किरणों को आने से रोकती है। ओके, यहाँ पर कहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यूवी रेज से लेकर के कौन कौन से गोल्स कॉमन है? तो करेक्ट आंसर है एसडीजी का 3रा, 11वां, 14वां और 15वां गोल। अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए हैं बहुत सी कंट्रीज ने मिलकर एंड उन गोल्स को कुछ नाम और नंबर दिए हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका क्या नाम है? तो अब मुझे कमेंट करके आपने इसको आंसर बताना है कि गोल नंबर 3, 11, 14 और 15 क्या है। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। एरेशन टेक्निक ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ persistent organic pollutants, POPs जिसको कहते हैं, volatile organic compounds,
VOCs, हार्डनेस या फिर मेटल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, देखो जब भी हम एरेशन टेक्निक की बात करते हैं तो हमेशा गो फॉर वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी volatile organic compounds, okay? Next is which of the following is measured in Dobson unit? So Dobson unit एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार एज इट इज क्वेश्चन आया है। इससे हम क्या मेजर करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेज या फिर सोलर रेडिएशन। डॉबसन यूनिट डायरेक्ट फोकस करती है समताप मंडलीय ओजोन को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रे वाटर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ग्रे वाटर क्या होता है? किचन का जो वेस्ट वाटर होता है, क्या उसको ग्रे वाटर कहा जाता है? हाँ या ना? बिल्कुल कहा जाता है, किचन का वेस्ट वाटर ग्रे वाटर कहलाता है। वेस्ट वाटर कंटेनिंग फेकल मैटर, बिल्कुल भी नहीं। अपशिष्ट जल जिसमें मल पदार्थ होता है, बिल्कुल भी नहीं, उसको ग्रे वाटर नहीं कहते हैं, वो वेस्ट वाटर ही होता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं, वो पॉल्यूटेड वाटर होता है। बाथरूम वेस्ट वाटर, बाथरूम से जो पानी निकलता है जिसमें साबुन का झाग और थोड़ा सा ये चीजें रहती हैं, तो ये भी सही ऑप्शन है। वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ये भी नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सिर्फ यही ग्रे वाटर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बायोफ्यूल्स? इनमें से जैव ईंधन कौन कौन से? बचपन से ये चीजें पढ़ रहे हैं ना। गैसोलीन, मिथेनॉल, मीथेन या फिर इथेनॉल। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़े से मिस्टेक है, ऑप्शंस मिसिंग है। बेसिकली बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन जो होते हैं वो हमारे पास मिथेनॉल भी होता है, ठीक है, मिथेनॉल भी होता है एंड इथेनॉल भी होता है। तो ये दोनों चीजें होती, तो करेक्ट आंसर बी एंड डी दोनों होगा, ठीक है। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? दे आर कंसिडर्ड टू बी अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आपने सुना होगा, उसका बिल्कुल क्लीनर ऑल्टरनेटिव ये होता है बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्यूअर ग्रीन हाउस गैसेज व्हेन बर्न। जब मिथेनॉल और इथेनॉल को हम जलाते हैं तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, ओके, जिसको कि बायोफ्यूल का नाम फिर दिया गया है। तो ये दोनों ही है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 3 नहीं होगा, बी एंड डी दोनों के नाम है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली मिथेनॉल की बात करते हैं, मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास और दी डिसिलिटेशन ऑफ वुड्स, वाइल इथेनॉल की अगर बात की जाए ये फर्मेंटिंग क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न, शुगर केन, उनको जब जलाते हैं तो इथेनॉल प्रोड्यूस होती है, ओके। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट? हमारे पर्यावरण को समय के साथ साथ बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं एंड हर एक नुकसान को कैसे कंट्रोल करके अपने पृथ्वी को हम बचा सकते हैं, इसके लिए बहुत से प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है कि ये किससे रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीशन, हाजार्डियस वेस्ट, क्लाइमेट चेंज या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। देखो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो नाम की जगह में सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था एंड इंडिया ने इसको 2005 में ज्वाइन कर लिया। अब मेजर फोकस क्योटो प्रोटोकॉल का रहता है ग्रीन हाउस गैसेस के इस्तेमाल को हम कैसे कम करें। ग्रीन हाउस गैसेस की जब भी हम बात करते हैं इसका मतलब है हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से आप याद रख सकते हो कि क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया है एंड बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफॉइड फीवर इज व्हाट? टाइफॉइड फीवर अ वाटरबोर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हाट? आप लोगों ने टाइफाइड का नाम सुना होगा, ये किसकी वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन या फिर हेलमिंथ, जिसको कृमि कहा जाता है, ओके। टाइफाइड फीवर कैन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड हार्म न्यूमरस ऑर्गन्स, ठीक है, पूरी बॉडी में ये फीवर फैल जाता है एंड इजीली इसको कंट्रोल नहीं किया जाता। तो ये होता है एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि बहुत आसानी से, बहुत इजीली हमारी बॉडी में फटाफट से फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया स्टैंड्स एट व्हाट पोजीशन एज पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 रैंकिंग लोअर देन लास्ट ईयर्स 5th प्लेस?
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट क्या होती है। पूरे वर्ल्ड में हर एक सिटी में देखा जाता है, हर एक कंट्री वाइज और पूरे वर्ल्ड वाइज एक लिस्ट जारी की जाती है कि किस सिटी की एयर क्वालिटी क्या है। तो आप लोगों को इंडिया में खास तौर पर दिल्ली का तो पता ही है कि रिपोर्ट वहाँ की एयर क्वालिटी की हमेशा कितनी खराब रहती है। यहाँ पर इंडिया के बारे में पूछा है कि क्या पोजीशन रही थी 2022 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 8th पोजीशन। ओके, एंड यहाँ पर दिल्ली की बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो सिटी है वो दिल्ली मानी गई है इस रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द टू लिस्ट गिवन बिलो, दो लिस्ट दी है, एक तरफ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नंबर बताए गए हैं और दूसरी तरफ ब्रॉड एरियाज बताए गए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा क्या काम करता है। गोल नंबर 4, 5, 14 एंड 15। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए देखो आंसर पे जाते हैं, पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 होते हैं जो आपको इस तरीके से याद रखने। इसके लिए एक ट्रिक वाली वीडियो मैं ऑलरेडी लेकर आई हूँ, वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर गोल नंबर 5 पूछा है सबसे पहले, है ना। गोल नंबर 4 एंड 5, तो देखो 4 बोलता है कि हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए और जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल बराबर होनी चाहिए। तो देखो गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन, एंड गोल 5 बोलता है जेंडर इक्वालिटी। सिमिलरली गोल नंबर 14 बोलता है लाइफ बिलो वाटर, एंड गोल 15 बोलता है लाइफ ऑन लैंड। तो इसको याद रखिए, ट्रिक्स नहीं देखे तो वीडियो मिल जाएगी, बस कमेंट कर दीजिए कि वो वीडियो मैं आपको दे दूं, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इको डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट या फिर कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड। करेक्ट आंसर है इको डेवलपमेंट, यानी कि पारिस्थितिकी के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे कि इसमें 17 गोल्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया कि बताइए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में टोटल कितने गोल्स होते हैं, ये एग्जाम में जरूर आता है। पहले तो यहाँ पर बोलता है गोल नंबर 5 इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, हाईएस्ट नंबर ऑफ टारगेट किसके हैं ये यहाँ पर पूछा है। गोल नंबर 6 कॉम्बैट HIV, गोल नंबर 7 इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, गोल नंबर 8 डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि इसमें बोला है कि एक ऐसी ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि सारी कंट्रीज को मिलकर एक पार्टनरशिप के रूप में काम करना चाहिए जिससे कि वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके। क्योंकि कई टारगेट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक कंट्री नहीं कर सकती, बहुत सारे लोग मिलकर करेंगे तो इजीली उसको अचीव किया जा सकता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा टारगेट्स गोल नंबर 8 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इज। कोविड-19 के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा वायरस था? तो कौन सा था? बच्चे बोलेंगे कोरोना 19, गलत। कोरोना 19 नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रखा गया था, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था SARS-CoV-2, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट इज, विच कंट्री इज द process of setting up the largest integrated solar wind energy park of 30 gigawatt capacity। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका सबसे लार्जेस्ट सोलर विंड एनर्जी का पार्क बना है? ये है इंडिया। ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2 बार ऐसे पूछा गया है कि इंडिया एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर विंड एनर्जी पार्क बना रहा है जिनकी हाईएस्ट कैपेसिटी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि 30 GW कैपेसिटी है। तो यही क्वेश्चन ऐसे आता है। नेक्स्ट इज, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील कितने परसेंट भूमि है इंडिया में? वो है 57% अप्रोक्सीमेटली। कॉन्सेप्ट बिहाइंड फ्यूल सेल व्हीकल्स इज, आप लोगों ने फ्यूल सेल व्हीकल के बारे में सुना होगा, ईंधन सेल वाहन, उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट उनके पीछे काम करता है? सोलर एनर्जी में कारें चलती है? नहीं चलती। सोलर एनर्जी से चलने वाली कार्स अभी तक तो इतनी कॉमन नहीं है। यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज, रन कार्स रिचार्जेबल बैटरीज वाली होती हैं, बट उसमें फ्यूल सेल व्हीकल यूज नहीं किया जाता।
using hydrogen and oxygen to run cars, using improvised CNG कार्स भी अभी बैन हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के द्वारा उस कार को रन किया जाता है। नेक्स्ट इज which of the following air pollutants is known to be a human carcinogen? ठीक है, so correct answer is asbestos fiber. Next is pyrolysis helps in addressing the problem of what? Pyrolysis helps in addressing the problem of municipal solid wastes. Next question is the period of Sendai framework for disaster risk reduction is. तो सिंदाई फ्रेमवर्क से ना अभी रिसेंटली बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। सो इसमें कहा है कि इनका एक रेंज इन्होंने मानी है कि अब तब तक अपना डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस कर देंगे। तो वो रेंज क्या है? वो है 2015 से 2030। Next question is which one of the following types of power plants provide electricity consistently running 24 hours per day 7 days a week? ठीक है, कौन सा वो पावर प्लांट है जो कि हमें प्रोवाइड करवा रहा है ये फैसिलिटी? तो ये है जियोथर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस बेसिस नहीं, यहाँ पर गैसेस होगा। ठीक है, वर द टारगेट गैसेस हुज एमिशन वाज टू बी कवर्ड अंडर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। सो मैंने आपको अभी बताया पहले क्वेश्चन में कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करता है। इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था क्योटो प्रोटोकॉल का, उस समय इन्होंने कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के बारे में बात कही थी। तो SO2 तो नहीं था, CO2 था, देन वी हैव N2O, then we have NH3 and NH3 भी नहीं था, and CH4। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है B, C and E ओनली। बस इन गैसेस के नाम याद रख लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason based. Rise in water temperature from normal levels due to thermal pollution can adversely affect water quality and aquatic life. अब देखो, जैसे जैसे समय के साथ साथ हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, नॉर्मल लेवल से ऊपर होता जा रहा है थर्मल पॉल्यूशन की वजह से। इसमें कहा है कि ये वाटर की क्वालिटी के साथ साथ जो पानी के अंदर मछलियां होती हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचाता है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड इज ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो ये बिल्कुल गलत लॉजिक है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा A इज करेक्ट एंड R इज इनकरेक्ट। In which one of the following conference of parties, that is COP, Kyoto Protocol was adopted? So इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से COP में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है। सो बेसिकली ये एक इंटरनेशनल क्लाइमेट मीटिंग है, इंटरनेशनल क्लाइमेट मीटिंग है जो कि हर साल होती है। ये 1995 से शुरू हुई है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो हर साल मिलती हैं और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डिसीजन लेती हैं, कुछ टारगेट्स डिसाइड करती है कि हर कंट्री मिलकर कुछ अपनी जैसे कुछ हानिकारक गैसों को कंट्रोल करने में मदद करेंगे या फिर कैसे पृथ्वी को बचाया जाए अपनी अपनी कंट्री में, उसको लेकर इनिशिएटिव्स लेंगे। तो ये सब चीजें डिसाइड की जाती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर। इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल कौन सी पार्टी में डिसाइड किया गया था, पहली मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में, 7वीं मीटिंग में या फिर 10वीं मीटिंग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 जो है वो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है, जिसको कि 1997 में अडॉप्ट किया गया था ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए। ओके, वैसे ही आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 किससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपका पेरिस एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिसको बनाया गया था। अब एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, बताइए COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 26th मीटिंग हुई थी उसका
क्या मेजर रोल था, किस लिए ये की गई थी और कौन से ईयर में की गई थी। अब ये मैंने एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया है, जिसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। अगर नहीं आता आंसर तो भी मुझे बता सकते हो, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूँ। Which of the following are greenhouse gases? Okay, so ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए बनाया गया है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर बेंजीन। सो देखिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखा होता है, कई बार पूरा नाम देते हैं, कई बार इसका जो केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं आई थिंक इसको, वो लिखा होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही ऑप्शन है। देन वी हैव नाइट्रोजन, नो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, मीथेन भी हमारे पास एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है जिसको सिंपली हम CFC बोलते हैं, बट बेंजीन नहीं है। ओके, तो A, C एंड D, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इन तीन के अलावा और भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि एक मैंने आप लोगों को बता दिया नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है N2O। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको HFC बोलते हैं, देन सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 और परफ्लोरोकार्बन सल्फर SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि आपको नोट कर लेनी है। द पीरियड ऑफ सिंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज व्हाट? रिसेंटली ये क्वेश्चन एज इट इज आपका HP सेट में भी पूछा गया था। ठीक है, सो इनका पीरियड था 2015 से 2030 के बीच में, यानी कि 2015 में ये शुरू हुआ है एंड इन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि 2030 तक हमने इसको पूरा अचीव कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंट्रल एम ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? ओके, सो पेरिस एग्रीमेंट का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशन के रिडक्शन को, यानी कि इसके उत्सर्जन को कम करना बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, अगला है टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगला है टू एड्रेस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी नहीं है। एंड नेक्स्ट है मोर देन वन ऑफ द अबव, नो। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना। आप लोग बस इतना याद रखिए, पेरिस एक बहुत अच्छी जगह है, पेरिस का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है ना, तो याद हो गया कि पेरिस का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, वहां घूमने जाना चाहिए। तो ऐसे याद रख लिया कि पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपको बताया कि COP21 में 2015 में इसको शुरू किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं हमेशा की तरह आप लोगों की मदद करूंगी एंड मोटिवेटेड रहूंगी। तो अगर चाहते हो कंटिन्यू रहे सेशंस तो जरूर मुझे अपडेट कीजिए। First Earth Summit for Convention on Biological Diversity was held at, जैविक विविधता पर जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट भी कहा जाता है, उसको कहां पर आयोजित किया गया था, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर पहले बता देती हूँ, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये रियो दी जेनेरियो 1992 ब्राजील में इसको कंडक्ट किया गया था। इस केस में रियो दी जेनेरियो जो है ये एक जगह का नाम है जो कि ब्राजील में है। 1992 में अर्थ समिट को शुरू किया गया था, या अर्थ समिट 1992 में हुआ था। इसका नाम रियो समिट भी है, इसका नाम रियो समिट भी है। ये एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था एंड इसका एक और नाम है जो कि है एजेंडा 21। तो कुछ भी नाम हो, चाहे अर्थ समिट हो, चाहे रियो समिट हो, चाहे एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब एक ही चीजें हैं। Disaster management plan was launched by Ministry of Home Affairs in, so disaster management plan किया गया था 2016 में शुरू।
What are the correct order of global warming potential of following atmospheric chemical species? So ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर इसका क्या है, सही क्रम में इनको हमें अरेंज करने के लिए कहा गया है। ओके, तो ऑप्शंस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सो सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दैट इज सी। तो देखिए सी से यहाँ पर एक ही ऑप्शन शुरू होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसे होगा CO2, ठीक है, N2O, इस तरीके से लिखना है ये CH4। ओके, इसके बाद आता है मिथेन, देन वी हैव नाइट्रस ऑक्साइड और सबसे एंड में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statements are true about International Solar Alliance? तो International Solar Alliance जो है ये आपका COP26 के नाम से जाना जाता है, जिसको सन 2015 में शुरू किया गया था। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सही स्टेटमेंट्स पूछी हैं तो मैंने पहले ही बता दिया कि 2015 में शुरू किया गया था, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरी देखिए ए गलत है, तो ये दो ऑप्शंस पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज देयर, बिल्कुल सही है, भारत इसमें संस्थापक देशों में से एक है। इट्स हेडक्वार्टर आर इन जेनेवा, बिल्कुल सही है ये भी, सॉरी ये नहीं है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स के गनेवा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली 2023 वाले एग्जाम में एज इट इज आया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हरियाणा में आपका इंडिया में है, ठीक है। जनवरी 2016 में ये हेडक्वार्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया था एंड 2015 में इस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। ओके, इट वॉज साइंड बाय ओवर 100 कंट्रीज। तो देखो सी भी गलत है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो इसका मतलब है ऑप्शन 4 ही सही होगा। इट वॉज साइंड बाय ओवर 100 कंट्रीज, बिल्कुल सही है। मोस्टली सनशाइन कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ दिस अलायंस, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नोट कर लीजिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट किससे जुड़ा है। अभी मैंने बताया पेरिस का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, तो ए को हमने 4th से मैच कर दिया, ये दो ऑप्शंस हो गए गलत, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी पढ़ा था। सो क्योटो प्रोटोकॉल आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से जुड़ा है, सो ये आ गया आपका 3rd, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रियो समिट, Human Environment and Montreal Protocol is related to ozone layer and Montreal Protocol को 1987 में बनाया गया था, राइट। सबकी ईयर, इनका मेन थीम क्या थी, कौन से साल से ये शुरू हो रहे हैं एंड अभी इनका क्या टारगेट चल रहा है, सब याद होना चाहिए। अगर नहीं पता तो उस पे थ्योरी सेशंस भी मैं लेकर आऊंगी, बस मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए कि प्रोटोकॉल्स पे थ्योरी सेशन आपको चाहिए। Which of the following is one of the 6 pollutants under Kyoto Protocol regulation? So Kyoto Protocol regulation के अंदर आपका पर फ्लोरोकार्बन आता है। मैंने आपको बताया क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस, 6 ग्रीन हाउस गैसेस भी हमने पढ़ ली थी एंड उसमें क्लोरीन भी नहीं था, फोस्जीन भी नहीं था, कार्बन मोनोक्साइड भी नहीं था, बस पर फ्लोरोकार्बन था। तो यही चीज इस क्वेश्चन में पूछी है। अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा था तो आपको पता चल गया होगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि बाल मृत्यु दर को कम करना was one of the goals of, ये एक गोल है जिसको किसके अंदर मेंशन किया गया है, ये सवाल में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम सिंपली एसडीजी के नाम से जानते हैं। दूसरा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सहस्ताब्दिक विकास लक्ष्य, जिसको एमडीजी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि बोथ एसडीजी एंड एमडीजी के अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बात की गई है। और चौथा ऑप्शन बोलता है कि ना ही इसके बारे में एसडीजी में बात की है, ना ही एमडीजी के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाल मृत्यु दर कम करने के बारे में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर बात की गई थी, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर का गोल नंबर 4 था। आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये याद रखना है कि
कोई भी गोल के बारे में अगर पूछा गया है, पहली बात ये याद रखोगे कि ये किसके अंदर आता है, एसडीजी के अंदर कि एमडीजी के अंदर। जिसके अंदर भी आता है इसमें देखना है कि गोल नंबर कौन सा है ये। ओके, सो इसको याद रखने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर करती हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो 2 है। देखिए यहाँ पर एक टेबल शेयर कर रही हूँ, इसमें देखिए 4th गोल है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि अत्यधिक गरीबी और भूखमरी को मिटाना। दूसरा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। ये बोलता है कि एटलीस्ट हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, ये कंपलसरी होनी चाहिए। इसी के अंदर, इसी लक्ष्य के अंदर सरकार ने फ्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दी है। जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्त बनाना। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलता है बाल मृत्यु दर को कम करना। इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, ये गोल नंबर 5 है, बहुत जरूरी है। कॉम्बैट HIV, मलेरिया एंड अदर डिजीज, ऐसी बड़ी बीमारियों से मुकाबला करने के लिए क्या सरकार ने नियम बनाए हैं, वो लक्ष्य 6 के अंदर है। ठीक है, अगला है पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करें। और अगला है कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना, कि ये सारे जो 7 गोल्स हैं पहले वाले, इनको पूरा करने के लिए कैसे पूरा विश्व एक होकर काम करेगा। तो ये सारे गोल्स हैं आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। 8 गोल्स आते हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, और ये भी पता होना चाहिए कि ये गोल्स सन 2000 में शुरू हुए थे एंड इनको सन 2015 में टारगेट इनका पूरा हो चुका था। उसके बाद ही सन 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को शुरू किया गया था, जिसको सन 2030 तक पूरा किया जाने वाला है। अब एक क्वेश्चन देती हूं आपको, बताइए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जैसे 8 गोल हैं, 8 लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कितने गोल्स आते हैं? ये क्वेश्चन गारंटेड एग्जामिनेशन में आता ही है। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस आर। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है। आगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे हम जाएंगे। इसको हम IS से भी बोल सकते हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी कंट्री में या बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी में सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, एंड इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो बेसिकली इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज तो है ही। ठीक है, इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज पर इसमें मेजर फोकस रखा गया है। उसके साथ साथ इसमें हिंदी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हिंदी लैंग्वेज को यूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा में है, वो इंडिया में है। ठीक है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में सब कुछ। सो सही आंसर है A, B एंड C, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 है, विंड एनर्जी हैज हाई एनर्जी डेंसिटी। पवन ऊर्जा सबको पता है, इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है, विंड एनर्जी इज एन इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये क्या है, ये एक आंतरायिक स्रोत है ऊर्जा का। सो देखिए स्टेटमेंट 1 में जो विंड एनर्जी की बात की है, विंड एनर्जी बेसिकली एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि प्रोड्यूस होता है पर यूनिट वॉल्यूम और मास ऑफ अ विंड। ओके, सो विंड एनर्जी की लोअर एनर्जी डेंसिटी होती है अगर हम इसको बाकी के रीन्यूएबल एनर्जीज के साथ कंपेयर करें। इसी वजह से हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। स्टेटमेंट 2, ठीक है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। विंड एनर्जी एक क्या है, इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि आंतरायिक स्रोत है एनर्जी का। Which of the following air pollutants make rain water acidic? Okay, so यहाँ पर बोला गया है, आप लोगों ने एसिड रेन सुना है, ये वही है, रेन वाटर एसिडिक, बस इसको थोड़ा घुमा कर लिखा गया है। सो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स, कौन कौन से वायु प्रदूषक इसमें मिले हुए होते हैं, ये इस सवाल में पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन बोलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। नाइट्रस ऑक्साइड नो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें नहीं होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये ना एक्चुअल में ऐसा है SO2, दिस इज N2O, ये है NO2। ठीक है, सो याद रखना
NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, बट नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शंस देखे A, B एंड E, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हियर इज द करेक्ट आंसर। Which of the following pairs of air pollutant causes acid rain? So same question मैंने देखिए डिफरेंट तरीके से पूछा गया एग्जामिनेशन में। अब इसका आंसर आप लोग बताओगे। ये मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जिसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, बस बताइए कौन सा पेयर सही है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, जिसको SBS कहा जाता है, इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? सो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, सिक मतलब बीमार, बिल्डिंग तो सबको पता ही है, घर बिल्डिंग जो होती है, ठीक है। ये हमारा किस चीज से एसोसिएटेड होता है? ये होता है एसोसिएटेड इंडोर एयर क्वालिटी से, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब ये करता क्या है? सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक्चुअल में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक बिल्डिंग में लोग बीमारी के लक्षणों से पीड़ित होते हैं, ठीक है। पूरी बिल्डिंग में एक बीमारी फैल गई है, ठीक है। ये जिस बिल्डिंग में काम करते हैं या जहां पर रहते हैं उसमें कोई बड़ी बीमारी फैल चुकी है, तो उसका नाम फिर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम रखा जाता है। ओके, तो ये इंडोर एयर क्वालिटी पर बेसिकली मेजर फोकस रखता है एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके अंडर ही ये काम करता है, ठीक है। अंडर तो नहीं हम बोल सकते, बट कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही मिलकर ये काम करता है जानने के बारे में। एंड इंडोर एयर क्वालिटी, अंदर के घर वायु गुणवत्ता, इनके साथ साथ ये कुछ और चीजों पर भी फोकस करता है, जैसे कि लाइटिंग, जैसे कि नॉइज और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इन सब पर भी ये फोकस रखता है। ओके, सो एग्जाम में सेम क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस देकर भी पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके का है, थोड़ा डिफरेंट में पूछा गया है, ठीक है। ये कैसी कंडीशन होती है? वेयर कंडीशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू इंडोर एयर पॉल्यूशन। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा तो ये आपके लिए आसान हो गया। समझ रहे हो मेरी बात कि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को घुमा फिराकर ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, पैसिव सोलर सिस्टम्स पंप अ हीट अब्सॉर्बिंग मीडियम रादर देन स्टोरिंग हीट इन स्टेशनरी मीडियम। स्टेटमेंट 2 बोलती है सोलर एनर्जी कैन प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर्स इवन इन द रेंज ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस और मोर। सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं इसमें, ठीक है, देखते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या बोला गया है। सो देखो स्टूडेंट्स, निष्क्रिय सौर पैसिव सोलर सिस्टम्स पंप हीट ऑब्जॉर्बिंग मीडियम, ये क्या करते हैं? हीट ऑब्जॉर्बिंग मीडियम को पंप करते हैं, रादर देन, इसकी बजाय स्टोरिंग हीट इज स्टेशनरी मीडियम। स्टोरिंग हीट जो है वो स्टेशनरी मीडियम नहीं होता, इसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। और दूसरे में बिल्कुल सही लिखा है कि सोलर एनर्जी कैन प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर्स, सोलर एनर्जी से बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जा सकता है, इवन 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा। ओके, The framework agreement of International Solar Alliance was opened for signature of members countries in, so it was done in मैराकेश मोरक्को, ठीक है। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के काफी क्वेश्चंस हमारे 2023 में पूछे गए थे, तो आप उनको पढ़ सकते हो, मैं आपको कवर करवा दूंगी, मतलब परेशान नहीं होना कहाँ से पढ़ेंगे, मैं आपकी मदद करूंगी। ओजोन लेयर इज इन, ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर पृथ्वी की कौन से स्फीयर में होती है, कौन सी परत में होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट जो स्फीयर है वो होता है थर्मोस्फीयर, जहां पर आपके जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वो सब थर्मोस्फीयर के अंदर आता है। उसके बाद इसके
इसका डिस्टेंस लगभग धरती से 20 किलोमीटर तक होगा। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर, जिसका डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है, जहां पर हमारी ओजोन की परत है जो कि हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारी पृथ्वी में आने से रोकती है। ठीक है, एंड ओजोन लेयर के लिए, ओजोन लेयर अभी पतली होती जा रही है जिससे ह्यूमन हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, एंड ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। उसका नाम मुझे बताइए, ओजोन लेयर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का नाम है? एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आती है मीजोस्फीयर, एंड मीजोस्फीयर के बाद फिर हमारे पास आ जाती है, ओके सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। सबसे पहले थर्मोस्फीयर, ये जो एरोप्लेन 20 किलोमीटर ये सब मैंने आपको बताया, ये ट्रोपोस्फीयर है। ठीक है, ट्रोपोस के बाद स्ट्रेटोस आती है 50 किलोमीटर्स पे, देन वी हैव मीजोस्फीयर लगभग 85 किलोमीटर्स पे, देन वी हैव थर्मोस्फीयर जो कि 600 किलोमीटर्स के दूरी पर है। ओके, तो इसको याद रखना, पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक मीडियम है, दूसरी तरफ इसके डिजीज बताए गए हैं कि इससे कौन कौन सी बीमारी फैल सकती है। सो वाटर ब्रोन डिजीज, पानी की वजह से क्या होता है, इसको हम थर्ड से मैच करते हैं। देन वी हैव वाटर वॉश्ड, ये आ गया वाटर बेस्ड, वाटर बेस्ड होता है दिस वन, एंड वाटर रिलेटेड वी हैव इज मलेरिया। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ फिर आज के सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जरूर हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर चाहते हो कि ऐसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं एंड आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस लाती रहूं। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।